नन्हे शावक की निर्भरता और तड़प को महसूस करते हुए कियाओ शीशी का हृदय पिघल गया। उसने शावक को अपनी बाहों में कसकर गले लगाया और उसके ठंडे छोटे गाल को चूमा। माँ यहाँ है, अब सब ठीक है। उसकी मधुर आवाज सुनते ही कियाओ आंग ने अपना सारा संशय खो दिया और बेहोश हो गया। जब कियाओ शीशी ने कियाओ आंग को बेहोश होते देखा तो वह चिंतित हो गई। वह उसे वापस ले जाना चाहती थी। पहले गुफा में जाने की बात तो तय थी, लेकिन उसे कियाओली की भी चिंता थी, इसलिए वह केवल कियाओ आंग को ही लपेट पाए। उसने अपने चमड़े के कोट को कसकर पकड़ रखा था और उसकी तलाश जारी रखी। कियाओली, तुम कहाँ हो? कियाओ शीशी को ज्यादा दूर चलने की जरूरत नहीं पड़ी, तभी उसने कियाओली को बर्फ के ढेर में लेटे हुए देखा। हिमपात उसने उसे लगभग पूरी तरह से दफना दिया था। अगर उसकी पूंछ बाहर ना निकली होती तो वह उसे देख भी नहीं पाती। उसे बिल्कुल भी नहीं। वह चलकर पास गई, कियाओली को बर्फ के ढेर से बाहर निकाला और देखा कि उसके पैर में चोट लगी है और ठंड के कारण उसकी चेतना धुंधली हो गई थी। मम्मी। उसकी लाल आंखें कसकर बंद थीं, लेकिन वह कुछ बुदबुदा रहा था। डरो मत। माँ यही है। डिंग डोंग। मेजबान, दूसरे मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर आपको बधाई। सभी शावकों ने सफलतापूर्वक मैंने आपको माँ कहा। कृपया सिस्टम द्वारा भेजे गए पुरस्कार को स्वीकार करें। कियाओ शीशी ने शून्य में एक डिब्बा प्रकट होते देखा। यह क्या है? मेजबान, यह एक बेहतरीन वस्तु है। यह सर्व रोगनाशक गोली है। यह किसी भी बीमारी को तेजी से ठीक कर सकता है, चाहे वह कोई भी बीमारी हो। डिब्बा खुला और उसमें से एक सुनहरी गोली निकली। क्या यह मृतकों को पुनर्जीवित कर सकता है? हाँ, यह वाकई एक बेहतरीन चीज है। कियाओ शीशी ने गोली को सिस्टम के खाली स्थान में रख दिया। क्या आप मेरे लिए इस जगह को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं? मेजबान, इस खाली स्थान में निर्जीव वस्तुएं रखी जा सकती हैं। हालांकि यह केवल कुछ वर्ग मीटर का ही है, यह पहले से ही एक विशेष पुरस्कार है जिसे मैंने आपके लिए हासिल करने के लिए काफी मेहनत की है। हालांकि आपके बाद अधिक मिशन पूरे करें, आप स्थान विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें निर्जीव वस्तुएं संग्रहित की जा सकती हैं। इसका मतलब है कि मैं उसमें मिलने वाले खाने को स्टोर कर सकता हूँ। क्या आपके पास कोई ऐसे पुरस्कार हैं जिनसे टेलीपोर्टेशन संभव हो सके? कोई ऐसी चीज जिससे मैं शावकों को बर्फ और हिम के इस निर्जन संसार से बाहर निकाल सकूं? माफ कीजिए होस्ट, हमारे पास अभी वह उपलब्ध नहीं है। तो फिर मूल कहानी में इतने कठिन वातावरण में ये खलनायक शावक कैसे जीवित रह पाए? कहानी मूल कृति में इसका विस्तृत वर्णन नहीं है होस्ट, लेकिन निश्चिंत रहें, आप ऐसा कर पाएंगे। खलनायक शावकों को बड़े होते देखना। कियाओ शीशी को श्राप देना चाहती थी। प्रक्रिया के महत्व की बात तो यही खत्म हो जाती है। मैं झूठ नहीं बोल सकता। क्या मैं किसी गुफा में शावकों को सुरक्षित रख सकता हूं और उम्मीद कर सकता हूं कि वे सुरक्षित रूप से बड़े होंगे? जैसे ही कियाओ शीशी गुफा में लौटी, कियाओ ने कियाओली का खून से सना हुआ पैर देखा और डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने मांस खाना बंद कर दिया और घबराकर दौड़ पड़ी। कियाओ शीशी के पैर से लिपटकर वह दयनीय ढंग से विनती कर रही थी। माँ, कृपया मेरे भाइयों को मत त्यागो। कियाओ शीशी एक पल में आई याद से अवाक रह गई और स्तब्ध रह गई। कियाओ के ऐसा सोचने में कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। पहले जब भी तीनों शावक घायल या बीमार होते थे तो इस शरीर का मूल मालिक उन्हें बाहर निकालने की धमकी देते। वह उन्हें बर्फ की गुफा में आराम नहीं करने देती थी, इस डर से कि कहीं वे कहीं खो न जाएं। उनके शरीर के अंदर मर जाना दुर्भाग्य की बात होगी। इसी वजह से तीनों शावक बीमार या घायल होने पर तुरंत छिप जाते थे। कियाओ शीशी द्वारा पकड़े जाने से बचने की कोशिश कर रहे थे, इस डर से कि वह उन्हें छोड़कर चली जाएगी। कियाओ शीशी ने कियाओली और कियाओ आंग को सावधानीपूर्वक जानवर की खाल पर रखा और यह नहीं भूली कि आराम कियाओ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। माँ ने कहा है, मैं तुम में से किसी को भी पीछे नहीं छोड़ूंगी। कियाओ आंग हाइपोथर्मिया से पीड़ित थी। कियाओ शीशी ने जिन लिंग की ओर देखा और पाया वह पत्थर की दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद करके आराम कर रहा था। फिर उसने अपनी पीठ फेर ली, वह उसके पास गई और अपनी जानवरों की खाल से बनी टॉप की डोर खोलने लगी। कियाओ शीशी को यह नहीं पता था कि जैसे ही वह मुड़ी, जिनलिंग ने दरवाजा खोल दिया। उसकी आंखें, वह वास्तव में थोड़ा भ्रमित था। शावकों और उनके बीच हुई बातचीत से अंदाजा लगाते हुए कियाओ शीशी और उनके बीच का रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा था। कियाओ शीशी एक तरह की लग रही थी गैर जिम्मेदार माँ, लेकिन कियाओ शीशी के कार्यों से तो ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता था। जिनलिंग इसी बात पर विचार कर रहा था, तभी उसने देखा कि कियाओ शीशी ने अपने जानवरों की खाल से बने कपड़े उतार दिए। गंदगी से सने जानवर की खाल के नीचे बर्फ की तरह सफेद और चमकदार त्वचा थी। चाहे वह थोड़ी दुबली थी, उसके कंधे कोमल और सुंदर दिखते थे। जिनलिंग को अपने सीने में एक तेज दर्द महसूस हुआ, इतना तेज कि उसने एक गहरी सांस ली। वह बेतहाशा भागा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी पीठ मोड़े हुए कियाओ शीशी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ था। अपने चमड़े के ऊपरी भाग की रस्सी खोलने के बाद उसने कियाओ आंग को उठाया और चमड़े की पट्टियों से उसे बांध दिया। वह उसके शरीर से लग गई और अपने शरीर की गर्मी का उपयोग करके उसे धीरे धीरे गर्म करने का इरादा रखती थी। कियाओ आंग को सुरक्षित कर लेने के बाद वह कियाओली के पास उसके पैर की चोट की जांच करने गई। कियाओ शीशी जंगल में जीवित रहने की कला में माहिर थी और उसे प्राथमिक चिकित्सा की कुछ बुनियादी जानकारी थी। उसने महसूस किया कियाओली के पैर की जांच करने के बाद यह पुष्टि हो गई कि उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी थी और केवल मामूली चोट थी। उसने घाव पर चमड़े की पट्टी से सावधानीपूर्वक पट्टी बांधी। जैसे ही घाव पर पट्टी बांधी गई, कियाओली जाग उठी। कुछ पल के अचंभित भ्रम के बाद उस नन्हे बच्चे की खूबसूरत लाल आंखें अचानक से बदल गईं। चौकस, उसने जल्दी से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस हरकत से उसके घायल पैर में खिंचाव आ गया, जिससे वह दर्द से कराहने लगा। कियाओ शीशी ने तुरंत उसे संभाला। इतनी लापरवाही से मत चलो, माँ ने अभी अभी तुम्हारे पैर पर पट्टी बांधी है।
कियाओ ली ने अपना छोटा सा चेहरा तनाव में किया और उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह कोई शक्ति नहीं जुटा सका। उसकी बाहों में ताकत थी। वह एक सर्प मानव था और अत्यधिक ठंड में उनकी सहनशक्ति तेजी से कम हो जाती है। यह स्थिति एक सर्प मानव के वयस्क होने के बाद उसमें पूरी तरह सुधार आ जाता था, लेकिन वह फिर भी एक अपेक्षाकृत कमजोर शरीर वाला शावक। इसी वजह से पैर में चोट लगने के बाद वह बेहोश हो गया था। घायल, ये तो बस एक छोटा सा घाव है, मैं ठीक हूँ। कियाओ ली का छोटा सा चेहरा ठंडा था, लेकिन उसकी घबराहट के कारण उसके नीचे के नुकीले दांतों जैसे निशान उभर रहे थे। आंखें और भी अधिक जीवंत हो उठी। वह कियाओ शीशी के सामने कभी कमजोरी नहीं दिखाएगा और उसे छोड़ने का कोई कारण नहीं देगा। उसे, ठीक है, हमारी कियाओ ली सबसे मजबूत है। मामूली खरोंच तो कुछ भी नहीं है। कियाओ ली ने अपने होंठ कसकर बंद किए, अपना छोटा सा चेहरा उससे दूर कर लिया और फूला हुआ अपनी छोटी छाती के साथ वह लंगड़ाते हुए एक तरफ बैठ गया। यह देखकर कि उसे वास्तव में गंभीर चोट नहीं लगी है, कियाओ शीशी ने ठंडा हो चुका मांस नीचे रख दिया। इसे दोबारा गर्म करने के लिए आग पर वापस रख दें। भुने हुए मांस की सुगंध हवा में फैलते ही कियाओ आन की कोमल छोटी नाक उसका चेहरा कांप उठा और उसकी हल्के भूरे रंग की लोमड़ी जैसी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। जब कियाओ आन को एहसास हुआ कि वह कियाओ शीशी की बाहों में है, तो वह जम गया। जब उसे होश आया तो वह बुरी तरह छटपटाने लगा। मूर्ख स्त्री, मुझे क्यों बांध रही हो? मुझे नीचा दिखाया। कियाओ शीशी मांस भून रही थी और जब कियाओ आन हिली तो उसके हाथ में रखा टुकड़ा गिर गया। आग में, अभी हिलना मत, मां पल भर में तुम्हें निराश कर देगी। कियाओ आन को पूरे शरीर में असहजता महसूस हो रही थी। यह पहली बार था जब उसने वास्तव में कियाओ को महसूस किया था। शीशी का आलिंगन, यह बहुत गर्म और थोड़ा नरम था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने हमेशा एक मां के आलिंगन की कल्पना की थी। होगा। जब वह छोटा था तो लालसा से प्रेरित होकर उसने एक बार खुद को कियाओ शीशी की बाहों में फेंक दिया था। लेकिन अगले ही पल उसने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और गुस्से से कहा, सिर्फ खाना ही मेरे पास आता है, मेरी बाहों में समा जाओ। वह उसका भोजन नहीं बनना चाहता था। कियाओ शीशी ने बस यही अनुमान लगाया कि कियाओ आंग भूखी है, इसलिए उसने जल्दी से चमड़े की पट्टियां खोल दी और उसे निराश कर दिया। जैसे ही वह आजाद हुआ, कियाओ आंग दौड़कर कियाओ के पास गया और उससे अच्छी खासी दूरी बना ली। और कियाओ शीशी को थोड़ी बेबसी महसूस हुई, लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुई। रोम एक दिन में नहीं बना था, मैं बस हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। मांस पूरी तरह से पक गया है, खाओ और खाओ। कियाओ शीशी ने बचे हुए मांस को एक बार फिर 2 हिस्सों में बांटा और एक हिस्सा लेकर आई। जिनलिंग। अध्याय 12, तुम नहीं गए। कियाओ शीशी को अपनी ओर आते देख जिनलिंग काफी आश्चर्यचकित हुआ। क्या मैं आपसे कोई बात पूछूं? मैं आपको इसका अच्छा मूल्य दूंगा। जिनलिंग को होश आ गया। उसे मुझसे कुछ पूछना है और वह कुछ पेशकश कर रही है। भुगतान के रूप में भुना हुआ मांस। उचित, पूछने में कोई हर्ज नहीं है। क्या आपको पता है कि यहाँ से निकटतम जनजाति तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ब्लैकस्टोन तक पहुंचने के लिए आपको 3 बर्फीले पहाड़ों और एक जमी हुई नदी को पार करना होगा। जनजाति, और क्या आपको रास्ता पता है? जिनलिंग ने भौहें चढ़ाई। मैं करता हूँ, उसे पता है। इससे चीजें काफी आसान हो जाती हैं। कियाओ शीशी एक कदम और उसके करीब आ गई। उसके असली चेहरे को मुश्किल से पहचान पा रही थी और अचानक उसे उसका गोरा, गोल मटोल चेहरा याद आ गया। कंधे। एक तेज, असामान्य दर्द ने एक बार फिर उसके दिल को छलनी कर दिया। जिनलिंग तेजी से पीछे की ओर झुक गई। उनके बीच दूरी बनाए रखना। आप क्या योजना बना रहे हैं? कियाओ शीशी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। जब जिनलिंग ने उधर देखा तो वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। जब वह मुस्कुराई तो उसकी आंखें तारों की तरह चमक रहे थे। मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। क्या? मैं तुम्हारे घावों को ठीक कर दूंगा और तुम मुझे और मेरे 3 बच्चों को काले पत्थर तक ले जाओगे। जनजाति। जिनलिंग थोड़ी देर रुकी, फिर हंसने लगी। आग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसके सुंदर चेहरे की खूबसूरती और भी निखर रही थी। विशिष्ट। हंसते समय वह सचमुच बहुत सुंदर लगता है, कियाओ शीशी ने सोचा, लेकिन उसकी हंसी में जो व्यंग्य है वह उसे और भी बढ़ा देता है। आंखें थोड़ी अटपटी लगती हैं। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? जिनलिंग वास्तव में उसे अपने आप को जरूरत से ज्यादा समझने के लिए ताना मार रही थी, लेकिन असल में यह एक कड़वाहट थी। अपनी ही स्थिति पर हंसना उनकी हृदय की बीमारी लाइलाज थी। अतीत में जनजाति की तांत्रिक चिकित्सा इसे दबाने की कोशिश की गई, लेकिन हाल ही में हमले और भी अधिक बार होने लगे थे। तांत्रिक ने कहा था कि जब हमलों की आवृत्ति हर 6 महीने में एक बार हो जाएगी, एक दिन उसका समय समाप्त हो जाएगा। अब हमले प्रतिदिन एक बार होने लगे थे। उसका अंत निकट था। एक मादा आवारा जानवर भला उसे कैसे ठीक कर सकती थी? तुम मुझे ठीक नहीं कर सकते। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? अगर कियाओ शीशी के पास कोई और विकल्प होता तो वह कभी भी जिनलिंग को यह सौदा प्रस्तावित नहीं करती। उसके लिए जोखिम अधिक थे, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। बर्फ के विशाल सागर में खोया हुआ उसे यह जोखिम उठाना ही था। इसके अलावा यहाँ रहने का मतलब सिर्फ मौत का इंतजार करना है। आप मेरी बात पर भरोसा कर सकते हैं। एक बार। शायद कियाओ शीशी की आंखों में दिखाई देने वाली सच्ची ईमानदारी ही थी, लेकिन जिनलिंग ने खुद को मानो जादू से मोहित होकर सिर हिला रही थी। अच्छा, एक बार जब मैं अपनी तैयारी पूरी कर लूंगा तो मैं आपको ठीक कर पाऊंगा। कियाओ शीशी इतनी मूर्ख नहीं थी कि वह सीधे दवा निकाल ले। वह समझ गई ये सिद्धांत की खजाना रखना विपत्ति को आमंत्रित कर सकता है। जिनलिंग ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन अनजाने में उसके दिल में आशा की एक किरण जग उठी। अपनी बात कहने के बाद कियाओ शीशी उठी और अपने शावकों को लेने के लिए उनके पास लौट गई। नींद। जब जिनलिंग जागा तो उसे कियाओ शीशी और उसके बच्चों की कोई अनुभूति नहीं हो रही थी। उपस्थिति।
उसने अपनी आंखें खोली और उसकी नजर गुफा के चारों ओर घूम गई। उनकी सुनहरी पुतलियां तुरंत उनकी आंखों में उदासी छा गई और उनकी गहराई में आत्म उपहास का गहरा भाव दिखाई दिया। गुफा अब खाली थी, सब कुछ खत्म हो गया था, यहाँ तक कि उसका आधा खाना भी। वे चले गए थे और अपने साथ उसका शिकार भी ले गए थे। उसे शुरू से ही उस मादा आवारा जानवर पर भरोसा करने का विकल्प नहीं चुनना चाहिए था। जिन लिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनमें छिपी उदासी को छुपा लिया। जब उन्हें पता चला कि उनकी हृदय की बीमारी लाइलाज है, तो उन्होंने पहले ही अपने अंत में ये चुपचाप मरने के लिए एक सुनसान जगह ढूंढने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। वह बहुत पहले ही इस बात को स्वीकार कर चुका था। फिर भी जब उसने उस महिला को ये कहते सुना कि वह कर सकती है कल रात उसे ठीक कर देना, उसने मूर्खतापूर्ण ढंग से आशा पर भरोसा रखा था। जब कोई पुरुष अपनी लड़ने की क्षमता खो देता था तो उसे त्याग दिए जाने का भाग्य अपरिवर्तनीय हो जाता था। उन्हें ये बात बहुत पहले ही समझ आ गई थी। उसने ऐसा क्यों होने दिया? क्या वह फिर से ऐसी कल्पनाओं में खो जाएगा? एक गहरे दुख ने जिन लिंग को घेर लिया। आप जाग चुके हैं। मांस ताजा भुना हुआ है, जल्दी करो और खा लो। जिन लिंग की आंखें खुल गईं और वह सदमे में कियाओ शीशी को घूरने लगा। वह अपने पीछे रोशनी लेकर आगे बढ़ी, लेकिन रोशनी उसकी आंखों की मुस्कान को छिपा नहीं सकी। ऐसा लगा मानो अचानक ही राक्षस देवता अवतरित हो उठे हों और उन्हें अविश्वास में छोड़ गए हों। आप? कियाओ शीशी उसकी प्रतिक्रिया से थोड़ी हैरान थी। क्या गलत? क्या आपके घाव से आपको तकलीफ हो रही है? मैं आपकी दवा तैयार कर रहा हूँ। ये जल्द ही तैयार हो जाएगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। जिन लिंग की निगाहें कियाओ शीशी पर टिकी रहीं। कियाओ शीशी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इतने सुंदर पुरुष द्वारा घूरे जाना बहुत ही सुखद अनुभव है, शर्मिंदा करने वाला। लेकिन उसे तुरंत अपने चेहरे पर लगी गंदगी याद आ गई और शांत हो गया। भले ही इस जीव जगत में मादाएं कम हो, फिर भी एक 5 सितारा जीव उसके जैसे नेकदिल पुरुष को खूबसूरत महिलाओं की प्रशंसा की कमी तो निश्चित ही नहीं होगी। वह ऐसे गंदे चेहरे के बारे में सोच भी नहीं सकता जिसे देखा भी न जा सके। मूल विशेषताएं। शायद उसने सोचा होगा कि मैं पहले ही भाग गया हूं, है ना? कियाओ शीशी जितना इसके बारे में सोचती गई, उतना ही यह बात सच लगने लगी। चिंता मत करो, चूंकि मैंने तुम्हें ठीक करने का वादा किया है, इसलिए मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। मैं सुबह जल्दी उठा और शावकों को बाहर ले गया ताकि वे बर्फ की गुफा बना सके। मैं सभी को भूनना चाहता हूं सड़क यात्रा के लिए, इसे अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए। मांस, पके हुए मांस में खून नहीं होता, इसमें गंध होती है, इसलिए जंगली जानवरों के आकर्षित होने की संभावना कम होती है। मैंने आपके हिस्से का खाना नहीं पकाया है अभी तक, मांस नहीं, अगर आपको इससे कोई आपत्ति है। जिन लिंग अचानक वास्तविकता में लौट आया, उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट उमड़ पड़ी और फैल गई उसके पूरे शरीर के माध्यम से। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम जिन लिंग की निगाहें उस पर टिकी हुई थी। शिकार, आप इसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं थोड़ी देर में इन सबको एक साथ भून लूंगा। आप पहले भोजन करें, मैं आपके लिए तैयारी करने जा रहा हूं। दुआ ठीक है। कियाओ शीशी ने मांस नीचे रखा और गुफा से बाहर निकलने के लिए मुड़ गई। जिन लिंग ने भुने हुए मांस को देखा, उसकी सुनहरी आंखों में एक असामान्य चमक दिखाई दी। कियाओ शीशी ने वाकई सुबह सबसे पहले गुफा के बाहर एक साधारण इग्लू बनाया था। तीनों छोटे बच्चे इग्लू के अंदर थे और रोस्टिंग रैक पर रखे मांस की रखवाली कर रहे थे। वे आग से उतने भयभीत नहीं थे जितने वे कल थे। साहसी कियाओली तो और भी ज्यादा थी, वह खुद मांस भून सकता है। कियाओ शीशी ने उस सुबह इकट्ठा किए गए कुछ विषरहित पत्तों को मसल दिया, उनका रस निकालने के लिए बर्फ का एक टुकड़ा। फिर उसने अपने कमरे से एक गोली ली और उसे घोल दिया। इसे तरल में डालें। आप लोग मांस पर नजर रखें, माँ अभी वापस आती है। कियाओ ने कियाओ शीशी को पत्तों को पकड़े हुए गुफा में दोबारा प्रवेश करते देखा और पलकें झपकाई। उसकी खूबसूरत नीली आंखें। भाई, क्या तुम्हें लगता है कि उस मूर्ख स्त्री को वह बड़ा पुरुष पसंद आएगा? अगर उसके और भी शावक हैं, अगर बाद में वह उसके साथ रहेगी, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह हमें नहीं चाहेगी? भुने हुए मांस की सुगंध में डूबी हुई कियाओ आंग कियाओ से इतनी क्रोधित हो गई थी। कियाओ के शब्दों से उसकी छोटी सी चोटी मानो खड़ी हो गई। तो मैं आज रात उस बड़े नर को बर्फ के ढेर में फेंक दूंगा। कियाओ ली ने शांत भाव से भुने हुए मांस को पलट दिया। वह अकेले ही मर जाएगा। कियाओ और कियाओ आंग भावहीन चेहरों के साथ देखती रही। लेकिन वह एक शक्तिशाली 5 सितारा पशु आत्मा है, कैसे कर सकता है? क्या वह मर गया? कियाओ ली ने पके हुए मांस को एक पत्ते पर रखा, उसकी लाल सांप जैसी पुतलियों में एकटक देख रहा था। उनकी उम्र के मुकाबले उनकी परिपक्वता कहीं अधिक थी। आज सुबह मुझे उसमें मृत्यु की गंध महसूस हुई। जब वे कल उस बड़े नर को वापस लाए, तो कियाओली को उसकी आभा का एहसास नहीं हुआ था। उस पर मृत्यु की कृपा हो, लेकिन आज सुबह अचानक उससे एक तीखी दुर्गंध आने लगी। उसने भी यही गंध महसूस की थी। पहले भी उसने मरते हुए पशुमानवों की गंध महसूस की थी, इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि जिन लिंग मृत्यु के करीब थी। गुफा में वापस जाते हुए कियाओ शीशी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके अपने बच्चे पहले से ही वहां मौजूद थे। जिन लिंग को कहां दफनाया जाए, इस बारे में विचार कर रहे हैं। वह दवा घुले हुए रस को जिन लिंग के पास ले आए। यहाँ, इसे पियो, तुम ठीक हो जाओगे। जिन लिंग ने देखा कि रस गाढ़ा था और उसमें से केवल हल्की सी घास जैसी गंध आ रही थी। वह उसे पता ही नहीं था कि यह क्या है। उसने सारा रस एक ही घूंट में पी लिया। जैसे ही दवा उसके मुंह में गई, ठंडी ऊर्जा उसके सिर के ऊपरी हिस्से तक दौड़ गई। ये बीमारी पहले उसके सिर में फैली और फिर उसके अंगों और धड़ में फैल गई। अचानक असहनीय तेज दर्द उसके दिल में चुभने लगा। आह! अध्याय 13, ये क्या हो रहा है? ये सांस नहीं ले रहा है। कियाओ शीशी ये देखकर चौंक गई कि उसकी हल्के भूरे रंग की त्वचा का रंग पल भर में उड़ गया। तुम ठीक हो? जिन लिंग को लगा जैसे उसके गले में कुछ उमड़ रहा हो। पथू! ताजा खून मुंह से बाहर निकला और जिन लिंग बेहोश होकर गिर पड़ी।
कियाओ शीशी ने जिन लिंग की नब्ज जांचने के लिए हाथ बढ़ाया। धिक्कार है, यहाँ तो नब्ज ही नहीं चल रही। घबराकर कियाओ शीशी ने अपने सिस्टम को पुकारा। सिस्टम, जल्दी यहाँ से निकलो। क्या आपने यह नहीं कहा था कि दवा सभी बीमारियों का इलाज है? ये कैसे हुआ? उस जानवर को मार डालो। शांत हो जाए, होस्ट। मैं एक डायग्नोस्टिक टेस्ट चलाऊंगा। कुछ ही क्षण बाद सिस्टम की आवाज सुनाई दी। इस गोल्डन टाइगर बीस्ट को पहले हृदय की नसों में गंभीर क्षति हुई थी। दवा से उसकी हड्डियों के पुनर्निर्माण में मदद मिल रही है, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि उसका दिल रुक गया है। पिटाए। प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह जाग जाएगा। अच्छा है, बशर्ते वह मरा न हो। कियाओ शीशी नहीं चाहती थी कि उसके अच्छे इरादे उल्टे पड़ जाएं। हालांकि उसके पास अपना खुद का था, अगर उसका कोई एजेंडा था तो वह निश्चित रूप से जिन लिंग को मारना नहीं चाहती थी। कियाओ शीशी उसके जागने का इंतजार करते हुए उसके पास ही बैठी रही, ताकि अगर कोई समस्या हो तो वह मदद कर सके। जटिलताएं। जैसे ही वह बैठी, उसने देखा कि जिन लिंग के शरीर से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। जहां कहीं भी सुनहरी रोशनी पड़ती थी, उसके घाव इतनी तेजी से भरने लगते थे कि नग्न शरीर से भी दिखाई देता था। आंख। कियाओ शीशी की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। ये गोली कमाल की है। यहां तक कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त घाव पर भी उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो गया है। जिन लिंग ने अपनी आंखें खोली, उसके शरीर में एक गर्म धारा प्रवाहित हुई। कभी नीरस रहा जानवर का टैटू अब उसके हाथ पर बना आभूषण चमकीले सोने से जड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था, जो धुंधली गुफा में भी जगमगा रहा था। वह खड़ा हो गया और उसी क्षण उसकी पिघली हुई सोने जैसी आंखें चकाचौंध से चमक उठी। क्या आपकी चोटें? क्या वह पूरी तरह से ठीक हो गया है? जब कियाओ शीशी उसके सामने खड़ी हुई, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी तुलना में वह कितनी छोटी थी। उसका उनकी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली थी। जिन लिंग ने गहरी सांस ली। उसके सीने में चुभने वाला दर्द पूरी तरह से गायब हो गया था। वह उसने अविश्वास भरी निगाहों से कियाओ शीशी की ओर देखा। कियाओ शीशी को अचानक अनिश्चितता का एक क्षणिक एहसास हुआ। अगर यह पुरुष अपने वादे से मुकर जाए तो क्या होगा? धन्यवाद, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। मैं आपको वहां तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ब्लैक स्टोन ट्राइब आपको इसका भुगतान करेगी। जिन लिंग के वादे पर कियाओ शीशी ने चुपके से राहत की सांस ली। यह पुरुष एक सभ्य किस्म का इंसान है। मैं कियाओ जिक्सी हूँ। जिन लिंग। समझौता हो जाने के बाद कियाओ शीशी के चिंतित मन को कुछ हद तक शांति मिली। हालांकि आगे का रास्ता अभी भी अनिश्चित था, लेकिन उच्च युद्ध क्षमता वाले पुरुष का होना फायदेमंद साबित हो सकता था। उनकी इस कोशिश से जनजाति तक सुरक्षित पहुंचने की उनकी संभावना काफी बढ़ गई। जिन लिंग गुफा के प्रवेश द्वार तक गई और बाहर की स्थिति का जायजा लिया। बर्फबारी तेज होती जा रही है। हम अब और देरी नहीं कर सकते। हम सबसे पहले निकलेंगे कल सुबह। कियाओ शीशी ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, मैं लकड़ी ढूंढने जाता हूँ। ठीक है। जिन लिंग के गुफा से चले जाने के बाद कियाओ शीशी वापस बर्फ की गुफा में चली गई। जिस क्षण जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसका सामना 3 जोड़ी चौड़ी आंखों से हुआ। उन्होंने अभी अभी जिन लिंग को गुफा से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकलते देखा था। उसकी आभा ही ऐसी थी जैसे वह किसी को चोट न पहुंचाए। उसके आसपास से मृत्यु का साया मिट गया था। वे सभी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि कियाओ शीशी ने उस पुरुष को इतनी जल्दी कैसे ठीक कर दिया। लेकिन वे अभी भी बच्चे ही थे और यह सवाल उनके दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं रहा। माँ, क्या वह बड़ा नर हमारे साथ आ रहा है? हाँ, वह हमें निकटतम जनजाति तक ले जाएगा। चलो जल्दी से सारा मांस पका लेते हैं। हम सुबह यात्रा के लिए तैयार रहना होगा। वहां बहुत सारा कच्चा मांस था, शाम तक वे उसका लगभग आधा ही पका पाए थे। तीनों छोटे बच्चों को ऊँगते देख कियाओ शीशी ने भूनने वाली सीखों को ठीक किया। फिर वह उठी और अपने सबसे करीब खड़ी कियाओ को गोद में उठा लिया। कियाओ ने सहज रूप से संघर्ष करना शुरू कर दिया, लेकिन कियाओ शीशी की मुस्कुराती हुई निगाहों को देखकर वह जमसी गई। आंखें। उस बेवकूफ लड़की ने मेरे भाई को गले लगाया, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि वह मुझे गले लगाए। कियाओ ने कियाओ शीशी की गर्दन को अपनी बाहों से घेर लिया और अपना छोटा सा चेहरा उस पर टिका दिया। कंधे पर हाथ रखकर अचानक सुरक्षा की अनुभूति हुई। कियाओ शीशी कियाओ को वापस मुख्य गुफा में ले गई और उसे जानवरों की खाल पर लिटा दिया। और फिर बर्फ की गुफा में लौट आया। वह कियाओ आंग और कियाओली को उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन दोनों नन्ही बच्चियां अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। उनके चेहरे स्पष्ट रूप से बता रहे थे कि वे हिरासत में नहीं रहना चाहते थे। कियाओ शीशी ने इस पर जोर नहीं दिया। जब कियाओ आंग ने देखा कि कियाओ शीशी उसे लेने नहीं आई, तो उसने अपने गाल फुला लिए। थोड़ी सी झुंझलाहट के साथ। वह मूर्ख महिला पक्षपात कर रही है। उसने कियाओ को तो पकड़ा, लेकिन मुझे नहीं। हम्फ, मैं उस बेवकूफ औरत से फिर कभी गले नहीं लगना चाहूंगा। कियाओ आंग गुस्से में मुख्य गुफा में वापस भागा और जानबूझकर अपनी पीठ मोड़ ली। कियाओ जिक्सी। कियाओ ली ने कियाओ आंग को तिरस्कार भरी नजर से देखा। कितना बचकाना है। जब तीनों छोटे बच्चे सोने के लिए लेट गए, तो कियाओ शीशी ने एक हड्डी का चाकू निकाला और उसने बाकी बचे मांस को काटना शुरू कर दिया। जिन लिंग की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए उसने अधब का सारा मांस अपने पास रख लिया। रिक्त स्थान। ये संग्रहित भोजन ही उनका अंतिम सुरक्षा कवच होगा। जब जिन लिंग लौटा, तो वह शाखाओं का एक बड़ा गट्ठा लिए हुए था। क्या ये काफी है? कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। बहुत हो गया। आपको आराम करना चाहिए। आराम करने के बजाय जिन लिंग उसके पास चली गई। मैं मदद कर सकता है। कियाओ शीशी ने हैरानी से ऊपर देखा। तुम्हें आग से डर नहीं लगता? जिन लिंग ने अपना सिर हिलाया। मैंने इसे पहले भी इस्तेमाल किया है। कियाओ शीशी जानती थी कि छोटी जनजातियों के कुछ ही पशुमानव आग का उपयोग करना जानते थे। हालांकि वह उन्होंने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। वे फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था में सिर्फ साझेदार थे, उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ऐसा लगता था कि जिन लिंग की सोच अलग थी। आग की रोशनी उसकी पिघली हुई सुनहरी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी, जिससे उनमें हल्की सी गर्माहट झलक रही थी। तुम्हारा साथी कहाँ है?
वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? पशु जगत में सभी नर मादाओं की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते थे। ये बात विशेष रूप से संभोग कर चुकी मादा के लिए सच थी। हालांकि कियाओ शीशी एक घुमक्कड़ थे बीस्ट, वह अभी भी एक महिला थी। एक बार जब नर उसके साथ संभोग संबंध स्थापित कर लेता था तो वह बाध्य हो जाता था। उसकी देखभाल करने के लिए कियाओ शीशी ने अपना सिर तक नहीं उठाया। मेरा कोई साथी नहीं है। जिन लिंग को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने उसके बालों में अलग रंग के रेशे साफ तौर पर देखे थे, यह इस बात का संकेत था कि उसने संभोग किया था एक पुरुष के साथ, तो फिर उसका कोई साथी कैसे नहीं हो सकता था। जिन लिंग के दिमाग में केवल एक ही संभावना थी। क्या किसी नर आवारा जानवर ने तुम्हारा अपहरण किया और तुम्हें अपने बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया? लेकिन जिन लिंग ने तुरंत उस विचार को खारिज कर दिया। उसे निर्वासन फूल की खुशबू आ रही थी। उसकी जीव जगत में दो प्रकार के घुमंतु जीव पाए जाते हैं। पहले वाले अपराधी हैं विभिन्न जनजातियों या बीस्ट सिटी से निर्वासित। इन अपराधियों को निर्वासन का फूल खिलाया जाता है। उनके निर्वासन पर निर्वासित फूल अपराधी के वंश का हिस्सा बन जाता है और उसकी सुगंध पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। उनकी संतानों को दूसरे प्रकार के घुमंतु जीव वे होते हैं जिन्हें चोट या विकलांगता के कारण निर्वासित कर दिया जाता है। हालांकि उनमें निर्वासन फूल की सुगंध नहीं होती, लेकिन उनकी स्पष्ट अक्षमताएं उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। कियाओ शीशी में निर्वासन फूल की सुगंध थी। उसमें एक आवारा जानवर का खून था। किसी पुरुष ने मुझे मजबूर नहीं किया। मैंने अपनी इच्छा से अपने शावकों को जन्म दिया। कियाओ शीशी का जिन लिंग को यह बताने का कोई इरादा नहीं था कि उसने पुरुषों को अपने बच्चे का पिता बनने के लिए मजबूर किया था। 3 शावक, यह कोई गर्व करने लायक बात नहीं थी। जिन लिंग समझ गया था कि कियाओ शीशी इस मामले पर आगे चर्चा नहीं करना चाहती, इसलिए उसने उस पर दबाव नहीं डाला। इसके बजाय उसने बचे हुए मांस को पकाने में उसकी मदद की। कियाओ शीशी ने पाया कि जिन लिंग बहुत जल्दी सीख जाती थी। पहले तो वह ठीक से समझ नहीं पाया। हैंग ऑफ रोस्टिंग द मीट एंड एंडेड अप बर्निंग इट सेवरल टाइम्स। लेकिन जब उसने उसे तरीका दिखाया तो उसने तुरंत सीख लिया। उसने जो मांस पकाया वह अच्छा निकला, उससे भी बेहतर। तुम जाकर आराम करो, बाकी को भूनने का काम मैं संभाल लूंगी, जिन लिंग ने कियाओ शीशी की ओर देखते हुए कहा, जिसका पलकें खुली रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। कियाओ शीशी सचमुच थकी हुई थी, इसलिए उसने बहस नहीं की। वह उठी और वापस अंदर चली गई लेटने के लिए मुख्य गुफा। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो बाहर तेज धूप खिली हुई थी। कियाओ शीशी उठ बैठी, उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। जिन लिंग गायब हो गया था। मुझे यह मत बताओ कि वह मांस लेकर भाग गया। कियाओ शीशी जानवर की खाल से बनी चटाई से उछलकर उठी और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंची, उसकी टक्कर एक लंबे कद के व्यक्ति से हो गई। उफ! कियाओ शीशी पीछे की ओर लड़खड़ा गई, जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी एक बड़े मजबूत हाथ ने उसे पकड़ लिया। उसने उसकी कमर पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। कियाओ शीशी ने ऊपर देखा और उसकी नजरें पिघले हुए सोने जैसी चमकती आंखों से मिली। जिन लिंग ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी बाहों में मौजूद महिला कितनी हल्की थी। मुझे नीचा दिखाया। जिन लिंग अचानक होश में आया और कियाओ शीशी को जमीन पर लिटा दिया। उसकी हरकतें इतनी तेज थी कि इतना कोमल कि उसे खुद भी इसका एहसास नहीं हुआ। माफ कीजिए, अंदर आते समय मैंने आपको नहीं देखा। कियाओ शीशी ने पलकें झपकाई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने सोचा था कि वह मांस लेकर भाग जाएगा। उसे थोड़ा अजीब लगा। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसे एहसास हुआ कि उसने उसे गलत समझा था। मैं बस जल्दी में था, बाहर की स्थिति का जायजा लेने गया था। जिन लिंग को उसकी बातों पर कोई संदेह नहीं था। आज सुबह जो बर्फ गिरी है वह कल रात की बर्फ से भी ज्यादा मोटी है। मैंने पहले ही पैकिंग कर ली है खाना। जैसे ही आप और शावक तैयार हो जाएंगे, हम रवाना हो सकते हैं। ठीक है। कियाओ शीशी गुफा में वापस गई और शावकों को जगाया। शावकों को पता था कि उन्हें आज यात्रा करनी है, इसलिए उन्होंने आज्ञाकारी होकर अपना भुना हुआ मांस खाया और वह कियाओ शीशी के पीछे पीछे गुफा से बाहर चली गई। जब जिन लिंग ने उन्हें बाहर आते देखा तो उसके शरीर पर एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और एक लंबा सुंदर दुर्जय व्यक्ति सुनहरे बाघ जैसे राक्षस में परिवर्तित हो गया। इसका सुनहरा फर रेशम की तरह चिकना और चमकदार था। गहरे सुनहरे रंग की धारियां रहस्यमय जैसी इसकी खाल पर अंकित प्रतीक चिन्ह एक चकाचौंध भरी लेकिन कोमल और उदात्त रोशनी से जगमगा रहे थे। जैसे जैसे उसका शरीर हिलता गया, जिन लिंग ने अपना शरीर नीचे झुकाया और उनकी ओर देखा। बच्चों को लाओ और चढ़ जाओ। लेटने की स्थिति में भी जिन लिंग अपने पशु रूप में बहुत लंबा था। कियाओ शीशी ने शावकों को एक एक करके उठाया, एक ने उसे पीठ के बल लिटा दिया। जब कियाओ शीशी का हाथ उसके फर को छुआ तो वह आश्चर्यजनक रूप से नरम था। इसे सहलाना बहुत अच्छा लगता है, उसने सोचा। कियाओ शीशी के कोमल स्पर्श से जिन लिंग का शरीर तुरंत तनावग्रस्त हो गया। यह पहली बार था उसने कभी किसी महिला को अपनी पीठ पर बैठने की अनुमति नहीं दी थी। वह हल्की थी, फिर भी वह उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हमारा समझौता हो गया है। हम उन्हें व्यवस्थित देखकर जिन लिंग ने जानवर की खाल में लिपटे हुए बंडल को रख दिया। उसने उसकी पीठ पर सूखा मांस भी चिपका दिया। कियाओ शीशी ने तीनों शावकों को अपने सामने बैठा लिया। कियाओ आन सबसे आगे थी। कियाओ वाज इन द मिडल एंड कियाओ लाई वाज क्लोजेस्ट टू हर। उसे कल ही पता चला था कि कियाओ ली की आध्यात्मिक स्थिति ठीक नहीं है और उसे चिंता थी कि वह ठीक से बैठ नहीं पाएगा और यात्रा के दौरान गिर सकता है। कसकर पकड़े बाहर थे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जिन लिंग गुफा के ऊपर की चट्टान पर कूद पड़ी। प्रवेश द्वार। उसका पशु रूप विशाल था। हालांकि बर्फ काफी गहरी थी, फिर भी पानी 1 घंटे से कम समय में गिरा। शरीर के 1/3 हिस्से तक पहुंचने पर चलना ज्यादा मुश्किल नहीं था। जैसे जैसे